नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। हम लोग जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भाषा का साहित्य सिद्धांत, भाषा विज्ञान, हिंदी का शब्द भंडार और भाषा के विभिन्न रूप और भाषा, जिसमें हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, ये सब हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग इस नए वीडियो में पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, जिसमें प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट के सिद्धांत और वहीं प्रयोजन मूलक हिंदी में अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूप, प्रतिवेदन का वीडियो हम लोग इसमें एमसीक्यू फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो को। तो हम लोग पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। लिरिकल बैलेड्स 1798 किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की है। लिरिकल बैलेड्स 1798 किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की रचना है। तो लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलेड्स की रचना की है? कालरीज। वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलेड्स की रचना की है? कालरीज। किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? प्लेटो। किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया? प्लेटो। किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? वर्ड्सवर्थ। किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? वर्ड्सवर्थ। कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, किसने माने हैं? वर्ड्सवर्थ ने। कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, किसने माने हैं? वर्ड्सवर्थ ने। दी वेस्टलैंड कविता किसकी है? इलियट की। दी वेस्टलैंड कविता किसकी है? इलियट की। परंपरा का सिद्धांत तथा कला का परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? इलियट ने दिया है। परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? इलियट ने दिया है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने माना है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? कालरीज। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? कालरीज। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? कालरीज। लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है, अभिजात पर रचना। लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है, अभिजात पर रचना। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है? इलियट का। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, किसका कथन है? इलियट का। काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? मैथ्यू आर्नल्ड। काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा चपटा। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ पर अंकित था? प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर।
गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। यह वाक्य कहाँ पर अंकित था? प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? प्लेटो का। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है सद्गुण ही ज्ञान है। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए। यह किसने कहा? सुकरात ने। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए। यह किसने कहा? सुकरात ने। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन है, तो दोनों कथन सत्य हैं। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। पहला दोनों सही है, ठीक है, तीसरा गलत है। तो दूसरा सत्य कथन क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो 1 और 3 है। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचना में के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो 1 और 3 है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है। क्या करता है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं करता। सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया? 2। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है? 2। प्लेटो का न्याय मात्र व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। प्लेटो का न्याय मात्र व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है। कथन ए और कारण बी, संरक्षकों का क्षुधा तत्व से दूर रहना है। तो दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर कारण क्या है? आर संरक्षकों का क्षुधा तत्व से दूर रहना, ठीक है, ये कारण है। क्या चीज़ का कारण है? तो कथन ए का, प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है क्योंकि संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। ये कारण है, क्योंकि संरक्षक क्षुधा तत्व से दूर रहते हैं, इसीलिए प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर ही लागू होता है, ठीक है। लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है। में कुल कितने स्तवक हैं? 12। लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है। में कुल कितने स्तवक हैं? 12। लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है। में कुल कितने स्तवक हैं? 12। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? कैटलिन ने। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा? कैटलिन ने। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। यह किसका मत है? रूसो का। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। यह किसका मत है? रूसो का।
प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन है नेटेलशिप का। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन है नेटेलशिप का। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन है एमर्सन का। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन है एमर्सन का। प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन है अरस्तु का। प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन है प्लेटो का। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया? 2। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया है? 2। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, माना है सुकरात। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, किसने माना है? सुकरात ने। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन है प्लेटो का। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन है प्लेटो का। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है? उत्तर आधुनिकतावाद से। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है? उत्तर आधुनिकतावाद से। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? लॉन्जाइनस ने। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? लॉन्जाइनस ने। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? टी.एस. एलियट ने। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? टी.एस. एलियट ने। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई.ए. रिचर्ड्स का। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई.ए. रिचर्ड्स का। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? टी.एस. एलियट का। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? टी.एस. एलियट का। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन कोरेथम। जॉन को रैंसम। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैंसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जैक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जैक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? जैक देरिदा। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? बोइलो। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? बोइलो। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सॉस्योर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सॉस्योर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सॉस्योर। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? अरस्तु। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? अरस्तु। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? होरेस। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? होरेस।
इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? सात्र। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? सात्र। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? फ्रांस में। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? फ्रांस में। जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रो। जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रो। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कॉलरिज। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कॉलरिज। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। निम्न में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? प्लेटो। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? प्लेटो। जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रेंच रो। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रेंच रो। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जोसेफ एडिसन। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जोसेफ एडिसन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? टी.एस. इलियट की। संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? टी.एस. इलियट की। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जॉर्ज लुकाच। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जॉर्ज लुकाच। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रेम्बलर। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रेम्बलर। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? रोला ब्राथ। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? रोला ब्राथ। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं अरस्तु। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं अरस्तु। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। पेरियुप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का परिवर्तन किसने किया? लोंजाइनस। पेरियुप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का परिवर्तन किसने किया? लोंजाइनस। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? वर्ड्सवर्थ। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि का विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? वर्ड्सवर्थ। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? अरस्तु ने। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? अरस्तु ने। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? द कॉकटेल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? द कॉकटेल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। ये सिद्धांत अनुकूल नहीं है मार्क्सवादी के।
जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल क्या है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है ददात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है ददात्मक भौतिकवाद। ये भी कथन सत्य है। बी, मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। सी भी कथन सत्य है। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? रेमंड विलियम्स का उत्तर आधुनिकता से संबंध नहीं है। जबकि उत्तर आधुनिकता से किसका संबंध है? तो जॉक देरिदा का है, डेनियल बेल का है और रोलान बार्थ का है। किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से है? जॉक देरिदा का है, डेनियल बेल का है, रोलान बार्थ का है। और किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो रेमंड विलियम्स का उत्तर आधुनिकता से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। जबकि आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आई.ए. रिचर्ड्स की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी आई.ए. रिचर्ड्स की है। और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये तो कॉलरिज की होगी, लेकिन आई.ए. रिचर्ड्स ने ही लिखी है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये भी आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित है। सिर्फ इसमें से नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये पश्चिमी विचारक थे और 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज। काव्य भाषा के संदर्भ में कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं है। जबकि वर्ड्सवर्थ की कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की है इसमें से काव्य भाषा के संदर्भ में? तो ए है, सी है और डी है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, मतलब ग्रामीणों के लिए उन्होंने कहा है कि दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। साथ ही साथ भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, ये भी उनकी मान्यता है। और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी वर्ड्सवर्थ की मान्यता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ की कौन सी मान्यता नहीं है? तो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये मान्यता नहीं है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है, वो कैसे करता है? तो किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। कैसे करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है। प्लेटो का समय क्या माना जाता है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। प्लेटो का समय क्या माना जाता है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? प्लेटो ने। द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? प्लेटो ने। द लॉज के लेखक हैं प्लेटो। द लॉज के लेखक हैं प्लेटो।
कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। यह विचार है प्लेटो का। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। यह विचार है प्लेटो का। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था प्लेटो। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था प्लेटो। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? प्लेटो का है। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? प्लेटो का। काव्य को नैतिकता और उपयोगितावाद के मानदंड से परखने का पक्षपाती था सत्य का उद्घाटन। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था सत्य का उद्घाटन। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन है उपरोक्त सभी: सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान। प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन है तीनों: सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान। कवि का महत्व एक मोची से है। यह विचार है प्लेटो का। कवि का महत्व एक मोची से है। यह विचार है प्लेटो का। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है। तो ये सभी कारण हैं। ठीक है। प्लेटो का काव्य संबंधित चिंतन दूषित है क्योंकि केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। कवि का महत्व मोची से भी कम मानता है और कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अनुकरण सिद्धांत। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अनुकरण सिद्धांत। मूल सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? आई.ए. रिचर्ड्स। मूल सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? आई.ए. रिचर्ड्स। मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स का। मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स का। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है। यह कथन है आई.ए. रिचर्ड्स का। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है। यह कथन है आई.ए. रिचर्ड्स का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया है? आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया है? आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल है 1893 से 1979 ईस्वी। आई.ए. रिचर्ड्स का जीवन काल है 1893 से 1979 ईस्वी। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं आई.ए. रिचर्ड्स। कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं आई.ए. रिचर्ड्स। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। यह विचार है रिचर्ड्स का। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। यह विचार है रिचर्ड्स का। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? रिचर्ड्स ने। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? रिचर्ड्स ने। भाषा में लहजा का विशेष महत्वपूर्ण है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। भाषा में लहजा टोन का एक विशेष महत्व है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। जिसका आधार संबंध नहीं है, भाव दशा है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। भाषा में लहजा का विशेष महत्व है जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। रिचर्ड्स ने भाषा में कौन सा भेद नहीं माना? लक्षणा। रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? लक्षणा।
रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीकरण। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीकरण। इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और अस्थायी भाव का है। यह मत है रिचर्ड्स का। इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और अस्थायी भाव का है। यह मत है रिचर्ड्स का। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। यह मानना है रिचर्ड्स का। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। यह मानना है रिचर्ड्स का। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है उपयोगितावाद। प्लेटो के लिए कला की कसौटी है उपयोगितावाद। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है प्लेटो। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है प्लेटो। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? तो ये सभी वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? वाच्यार्थ होता है, भाव होता है, लहजा और लहजा और अभिप्राय होता है। ये सभी होता है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय। ये सभी। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? ए और बी दोनों से। रोगात्मकता से, पाठकों पर पड़े प्रभाव से। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? रोगात्मकता से करता है और पाठकों पर पड़े प्रभाव से करता है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इलियट ने। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इलियट ने। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया है टी.एस. इलियट ने। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया है टी.एस. इलियट ने। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की कृति है? वर्ड्सवर्थ की। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स किस आलोचक की कृति है? वर्ड्सवर्थ की। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है। यह विचार है आई.ए. रिचर्ड्स का। भारतीय साहित्य शास्त्र में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का उद्भव, विकास व प्रचलन हुआ। उसी तरह पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की धारणाएं निर्धारित हुई। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की धारणा किस शताब्दी में हुई? तीसरी चौथी ईसा पूर्व शताब्दी। भारतीय साहित्य शास्त्र में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का उद्भव, विकास व प्रचलन हुआ। उसी तरह पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की धारणाएं निर्धारित हुई। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की धारणा किस शताब्दी में हुई? तीसरी चौथी ईसा पूर्व शताब्दी। संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश रहा है? प्राचीन यूनान। संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश रहा है? प्राचीन यूनान। प्लेटो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे साहित्य, दर्शन, विज्ञान और गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने किस ग्रंथ में यूनानी जीवन, आचार विचार आदि के विषय में सूक्ष्म वर्णन किया है? द रिपब्लिक। प्लेटो प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे साहित्य, दर्शन, विज्ञान और गणित के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने किस ग्रंथ में यूनानी जीवन, आचार विचार आदि के विषय में सूक्ष्म वर्णन किया है? द रिपब्लिक। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो प्लेटो के अनुसार काव्य नैतिक दृष्टि से उचित होता है। ये कथन असत्य है। जबकि सत्य कथन क्या है? प्लेटो काव्य व कवियों की निंदा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्लेटो का मानना था कि कवि की भावोद्वेग व तर्क रहित रचना से काव्य में अनैतिकता, अश्लीलता का समावेश होता है। प्लेटो चाहते थे कि कवि अपने काव्य की रचना में रिपब्लिक का अनुसरण करे।
प्लेटो के काव्य सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो प्लेटो के अनुसार काव्य नैतिक दृष्टि से उचित होता है, ये कथन असत्य है। प्लेटो ने काव्य को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा। उनकी तत्व मीमांसा में दो शब्द मुख्य हैं, प्रत्यय तथा विशेष। प्लेटो को कहा जाता है प्रत्ययवादी दार्शनिक। प्लेटो ने काव्य को मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा। उनकी तत्व मीमांसा में दो शब्द मुख्य हैं, प्रत्यय तथा विशेष। प्लेटो को कहा जाता है प्रत्ययवादी दार्शनिक। प्लेटो के सिद्धांतों की पाश्चात्य विद्वानों ने काफ़ी आलोचनाएं की। उनके अनुसार प्लेटो थे घोर आदर्शवादी। प्लेटो के सिद्धांत की पाश्चात्य विद्वानों ने काफ़ी आलोचनाएं की। उनके अनुसार प्लेटो थे घोर आदर्शवादी। प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विरेचन सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विरेचन सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार काव्य कला आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी है। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत के संदर्भ में विरेचन का सिद्धांत दिया। विरेचन का अर्थ होता है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। प्लेटो के अनुसार काव्य कला आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी है। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत के संदर्भ में विरेचन का सिद्धांत दिया। विरेचन का अर्थ होता है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। प्लेटो के काव्य पर आक्षेप लगाने पर उसके खंडन के फलस्वरूप अरस्तु ने अपने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार किसके द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विरेचन हो जाता है? कला और साहित्य के द्वारा। प्लेटो के काव्य पर आक्षेप लगाने पर उसके खंडन के फलस्वरूप अरस्तु ने अपने विरेचन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार किसके द्वारा हमें दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विरेचन हो जाता है? कला और साहित्य द्वारा। कला और साहित्य के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। उनमें एक सहज सौंदर्य बोध और अबाध भाव प्रवणता थी। उनका समय काल था 1770 से 1850 ईस्वी। विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। उनमें एक सहज सौंदर्य बोध और अबाध भाव प्रवणता थी। उनका समय काल था 1770 से 1850 ईस्वी। इलियट ने किसके मत से प्रभावित होकर अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना, जो कि वैयक्तिकता का विरोधी है? एजरा पाउंड। इलियट ने किसके मत से प्रभावित होकर अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना, जो कि वैयक्तिकता का विरोधी है? एजरा पाउंड। इलियट के अनुसार किसके अंदर ही कवि की वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता स्वीकार्य होनी चाहिए? परंपरा के अनुसार है। इलियट के अनुसार किसके अंदर ही कवि की वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता स्वीकार्य होनी चाहिए? परंपरा के अनुसार। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना में आईए रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूलतः मनोवैज्ञानिक तथा मूल्यवादी समीक्षक हैं। रिचर्ड्स के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत कौन से दो स्तंभों पर होना चाहिए? मूल्य और संप्रेषण। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना में आईए रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूलतः मनोवैज्ञानिक तथा मूल्यवादी समीक्षक हैं। रिचर्ड्स के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत कौन से दो स्तंभों पर होना चाहिए? मूल्य और संप्रेषण। आईए रिचर्ड्स काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? आईए रिचर्ड्स काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते हैं, ये कथन असत्य है। जबकि आईए रिचर्ड्स काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से काव्य
यार्थ का बोध होता है। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। ये आइए रिचर्ड्स काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार सही है। शब्दों के बोध से भावों एवं भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है। शब्दों के बोध से भावों एवं भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है। रिचर्ड्स काव्य का लक्ष्य सर्वथा गौण मानते हैं। ये कथन सत्य है। रिचर्ड्स काव्य का लक्ष्य सर्वथा गौण मानते हैं। ये भी कथन सत्य है। तो आइए रिचर्ड्स काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते। ये कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं वर्ड्सवर्थ। अर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद हैं ये सभी: संदिग्ध, मिथ्या और वास्तविक। अर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद हैं संदिग्ध, मिथ्या और वास्तविक, ये सभी। प्रयोजन मूलक हिंदी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? कार्यालय आदेश। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? कार्यालय आदेश। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना। पत्र के संबंध में किसका अभिवादन करते हैं? शुभाशीष। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में किसको अभिवादन कहते हैं? शुभाशीष। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे, दाहिनी ओर। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे, दाहिनी ओर। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? सगे संबंधियों के मध्य। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? सगे संबंधियों के मध्य। अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। किसको बनाए रखना चाहिए? सुसंबद्धता एवं पूर्णता को। संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, 1/3। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में, 1/3। व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो 2 और 3 सही है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसमें? व्यावसायिक पत्र में।
और साथ ही साथ किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, कथन गलत है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है अथॉरिटी। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है अथॉरिटी। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है आदेश। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है आदेश। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा प्रस्ताव। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा प्रस्ताव। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा इंडोर्समेंट। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा इंडोर्समेंट। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अधिसूचना। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अधिसूचना। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है इनक्लोज्ड। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है इनक्लोज्ड। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद है प्रशंसा पत्र। टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद है प्रशंसा पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह कथन गलत है। जबकि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कथन सत्य कथन कौन सा है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में ये कथन सत्य है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। और यह प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ये भी कथन सत्य है। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है संशोधन। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है संशोधन। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा गया उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा गया उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? मित्र को पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? विनयशीलता। कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? विनयशीलता। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? कर्तव्य। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? कर्तव्य। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। वह कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? व्यक्तिगत पत्र। वह कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? व्यक्तिगत पत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत
शैली में पत्र लिखता हो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र। कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? इस पत्र के नीचे बाईं तरफ उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिनको इनकी प्रतिलिपि भेजी जाने वाली है। कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित है? इस पत्र के नीचे बाईं तरफ उन व्यक्तियों के नामों को लिखा जाता है जिनके लिए आदेश जारी किया जा रहा है तथा जिनको इनकी प्रतिलिपि भेजी जाने वाली है। निम्नलिखित विकल्पों में परिपत्र से संबंधित कौन सा विकल्प भिन्न है, अलग है? यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। यह कथन भिन्न है, असत्य है। परिपत्र से संबंधित विकल्प इनमें से कौन कौन है? इस पत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होता है। इस पत्र के माध्यम से श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। और इसकी रचना, किसकी रचना? परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है। तो परिपत्र से संबंधित कथन, इस पत्र की, किसकी? परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है। और वहीं परिपत्र, इस पत्र मीन्स परिपत्र के माध्यम से श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। और वहीं परिपत्र जो है इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुस्मारक या स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है? तो इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती है। तो कौन सा विकल्प अनुस्मारक या स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है? तो इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती, ये गलत है। ठीक है, क्या क्या संबंधित है अनुस्मारक या स्मरण पत्र में? इस पत्र को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहा जाता है। इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना ही होता है। अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व भेजे गए पत्र का रहा हो, यानी सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में और कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन के रूप में ही भेजा जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति से संबंधित है? इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति कम्युनिक्यू से संबंधित है, विज्ञप्ति से संबंधित है? इनमें से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति कम्युनिकेशन का कम्युनिक से संबंधित है? इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं, ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति कम्युनिक से संबंधित है? इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपनी किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रतिवेदन से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है। प्रतिवेदन रिपोर्ट से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें जो भिन्न है, मतलब असत्य है। इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है, बिल्कुल भिन्न है, अलग है। जबकि कौन कौन सत्य है, सही है? यह पत्र प्रतिवेदन रिपोर्ट के बारे में बात हो रहा है, यह हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पत्र में संपूर्ण जानकारियां क्रमिक रूप में लिखी जाती है। इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, ना कि साहित्यिक। प्रतिवेदन से संबंधित
सही विकल्प का चयन करें। यह पत्र हमेशा अपने उच्च अधिकारी या अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, इस पत्र में संपूर्ण जानकारियां क्रमिक रूप में लिखी जाती है, बिल्कुल सत्य है। और इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, न कि साहित्यिक। जबकि विकल्प जो भिन्न है प्रतिवेदन रिपोर्ट से, वो ये है कि इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है। ये बिल्कुल गलत है। प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। तो पुनरुक्ति दोष क्षम्य, ये बिल्कुल अलग है, ये नहीं होगा। जबकि प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यह संक्षिप्त होना चाहिए, सही बात है। किसी घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए। भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए लिखने के लिए, तो यह संक्षिप्त होना चाहिए। किसी घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए। भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए। जबकि पुनरुक्ति दोष क्षम्य है, ये नहीं होगा। टिप्पणी लेखन से संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करें। मित्रों द्वारा टिप्पणी, ये नहीं होगा। जबकि टिप्पणी किस से संबंधित है, अधिकारियों द्वारा टिप्पणी, बिल्कुल सही है। संबंधित लिपिकों द्वारा टिप्पणी, ये भी सही है। वित्तीय टिप्पणी, ये भी सही है। कौन कौन सा टिप्पणी होगा टिप्पण लेखन से संबंधित? अधिकारियों द्वारा टिप्पणी सही है, संबंधित लिपिकों द्वारा टिप्पणी सही है, वित्तीय टिप्पणी ये भी सही है, जबकि मित्रों द्वारा टिप्पणी नहीं होती। तार लेखन से संबंधित अलग विकल्प का चयन करें, जो गलत है। इसकी जो शैली होती है वह अनुरोधात्मक एवं सिफारिश वाली होती है, एक बिल्कुल गलत है। तार लेखन से संबंधित भिन्न कौन से हैं? इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता। इसमें प्रत्येक कोष्ठक एवं विराम चिन्ह को भी शब्द माना जाता है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है, ये बिल्कुल सही है तीनों। तार के लिए कौन कौन से लेखन से संबंधित, तार लेखन से संबंधित विकल्प कौन कौन से हैं? इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं माना जाता। इसमें प्रत्येक कोष्ठक एवं विराम चिन्हों को शब्द माना जाता है। इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती है। आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय। आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? माननीय महोदय। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखेंगे। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्ति, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र, गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अधिसूचना। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टियों पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र, गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अधिसूचना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे, प्रयोजनमूलक हिंदी का। अनाउंसर शब्द के लिए हिंदी में निवेदक शब्द प्रचलित है। अनाउंसर शब्द के लिए हिंदी में निवेदक शब्द प्रचलित है। पत्रकार
शब्द के लिए अंग्रेजी में जर्नलिस्ट बोला जाता है। पत्रकार शब्द के लिए अंग्रेजी में परिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है जर्नलिस्ट का। कैप्शन के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द है शीर्षक। कैप्शन के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है शीर्षक। एजेंडा शब्द के लिए शब्द हिंदी में प्रचलित है कार्यसूची। एजेंडा शब्द के लिए शब्द हिंदी में प्रचलित है कार्यसूची। बैचलर के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त होता है उपाधि। बैचलर के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त होता है उपाधि। डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है दस्तावेज। बायोग्राफर के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है जीवनीकार। बायोग्राफर के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है जीवनीकार। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में स्रोत भाषा कहते हैं। सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में स्रोत भाषा बोलते हैं। ऑडियंस को हिंदी में श्रोतागण कहते हैं। ऑडियंस को हिंदी में श्रोतागण कहते हैं। कंक्लूजन के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है समापन। कंक्लूजन के लिए हिंदी में शायद निष्कर्ष होना चाहिए। कंक्लूजन थोड़ा डाउट है लेकिन निष्कर्ष होगा। कंक्लूजन निष्कर्ष होगा। कंक्लूजन क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, ऐसे बोलते हैं। मैगजीन को हिंदी में पत्रिका बोलते हैं। मैगजीन को हिंदी में पत्रिका बोलते हैं। क्रिएशन को हिंदी में सृजन बोलते हैं। सृजन, क्रिएशन को हिंदी में सृजन बोलते हैं। कमेंटेटर को हिंदी में समालोचक कहते हैं। कमेंटेटर को हिंदी में समालोचक कहते हैं। अडल्ट एजुकेशन के लिए हिंदी में प्रौढ़ शिक्षा है। अडल्ट एजुकेशन के लिए हिंदी में प्रौढ़ शिक्षा है। अप्रेजल के लिए हिंदी में मूल्यांकन शब्द है। अप्रेजल के लिए हिंदी में मूल्यांकन है। कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में संचार है। कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है जो संचार। ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है मानविकी। ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द प्रचलित है मानविकी। प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में परिभाषिक शब्द है ड्राफ्ट। प्रारूप मसौदा के लिए ड्राफ्ट है। एकेडमिक गोल को हिंदी में क्या कहते हैं शैक्षिक ध्येय। एकेडमिक गोल को हिंदी में क्या कहते हैं शैक्षिक ध्येय। इनॉग्रेशन के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त होता है उद्घाटन। इनॉग्रेशन के लिए उद्घाटन। विज्ञप्ति के लिए अंग्रेजी में परिभाषिक शब्द प्रयोग होता है बुलेटिन। विज्ञप्ति के लिए बुलेटिन। विज्ञप्ति के लिए बुलेटिन। पत्रचार के लिए एककों की आवश्यकता होती है दो। पत्रचार के लिए दो एककों की आवश्यकता होती है। पत्रचार के लिए दो एककों की आवश्यकता होती है। पत्रचार के लिए दो एककों की आवश्यकता होती है। पत्र एक संवाद है। पत्र एक संवाद है। पत्र एक संवाद है। पत्र व्यवहार को पत्राचार कहते हैं। पत्र व्यवहार को पत्राचार कहते हैं। पत्र व्यवहार को पत्राचार कहते हैं। पत्राचार की भाषा में पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं। पत्राचार की भाषा में पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं। कार्यालयी पत्राचार में स्व निर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। कार्यालयीन पत्राचार में स्व निर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। कार्यालयीन पत्राचार में स्व निर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। परिपत्र पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है। परिपत्र पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार किस वस्तु को पलायक सामग्री नहीं माना जाता है। बी और डी पुस्तकें और पत्रिवेदन नहीं माना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार किसे वस्तु को पलायक सामग्री नहीं माना जाता है तो पुस्तक और प्रतिवेदन को, जबकि अखबार की कटिंग और पत्रक को माना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार किस वस्तु को पलायक सामग्री माना जाता है तो अखबारों की कटिंग और पत्रक को, जबकि नहीं माना जाता है पुस्तकें और प्रतिवेदन को। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार किस वस्तु को पलायक सामग्री नहीं माना जाता है पुस्तकें और प्रतिवेदन को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2
एफ के तहत सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, इस प्रकार इसमें शामिल है। ए, बी और सी सही है। तो ए क्या है? प्रतिवेदन, प्रलेख, मेमो, ईमेल और पन्ने। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, इस प्रकार इसमें शामिल है प्रतिवेदन, प्रलेख, मेमो, ईमेल और पन्ने। फिर बी, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, नमूने और आदेश, लॉन्ग बुक, अनुबंध, प्रतिवेदन। ये तीनों ए, बी और सी क्या क्या है? प्रतिवेदन, प्रलेख, मेमो, ईमेल, पन्ने, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, नमूने, आदेश, लॉन्ग बुक, अनुबंध और प्रतिवेदन। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? अदृश्य कॉलेज। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? अदृश्य कॉलेज। शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उसकी ज़रूरतों को जाने रंगनाथन के किस नियम की पुनर्रचना है? द्वितीय सूत्र। शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उसकी ज़रूरतों को जाने रंगनाथन के किस नियम की पुनर्रचना है? द्वितीय सूत्र। निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन कौन है? बी और डी सही है। प्रतिवेदन और सम्मेलन। संचार के औपचारिक साधन कौन है? प्रतिवेदन है और सम्मेलन है। प्रतिवेदन है और सम्मेलन है। क्या है? संचार के औपचारिक साधन प्रतिवेदन और सम्मेलन। परिष्कृत प्रतिवेदन सामान्यतः तकनीकी पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करता है। परिष्कृत प्रतिवेदन सामान्यतः तकनीकी पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करता है। निम्न में से कौन सा गुण पल्लवन के लिए अनिवार्य है? मौलिकता और सरलता। निम्न में से कौन सा गुण पल्लवन के लिए अनिवार्य है? मौलिकता और सरलता। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 एक प्रतिवेदन को प्रवृत्ति प्रतिवेदन के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 एक प्रतिवेदन को प्रवृत्ति प्रतिवेदन के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार किस वस्तु को पलायक सामग्री नहीं माना जाता? तो पुस्तकें और प्रतिवेदन। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से किस वस्तु को पलायक सामग्री नहीं माना जाता है? पुस्तकें और प्रतिवेदन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, इस प्रकार इसमें शामिल है प्रतिवेदन, प्रलेख, मेमो, ईमेल, पन्ने, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, नमूने और आदेश, लॉन्ग बुक, अनुबंध, प्रतिवेदन। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? अदृश्य कॉलेज। किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? अदृश्य कॉलेज। OCLC शोध के प्रतिवेदन के अनुसार OCLC शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उसकी ज़रूरतों को जाने रंगनाथन के किस नियम की पुनर्रचना है? द्वितीय सूत्र। OCLC शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उसकी ज़रूरतों को जाने रंगनाथन के किस नियम की पुनर्रचना है? द्वितीय सूत्र। निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन कौन है? बी और डी सही है। प्रतिवेदन और सम्मेलन। संचार के औपचारिक साधन कौन है? प्रतिवेदन और सम्मेलन। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा पूजनीय माताजी। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा पूजनीय माताजी। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे कहा जाता है परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे कहते हैं परिपत्र। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक।
सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र। पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? शुभाशीर्वाद। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? परिपत्र। कौन सा पत्र 100 से भी अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? परिपत्र। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? अनुभव। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? अनुभव। किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन, समापन, भवदीय का प्रयोग होता है? औपचारिक। किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन, समापन, भवदीय का प्रयोग होता है? औपचारिक। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अधिसूचना। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अधिसूचना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना का प्रसंग में होता है? अधिसूचना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा आवेदन पत्र। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा आवेदन पत्र। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र गजट में। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र गजट में। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आवेदन पत्र। सरकारी पत्र नहीं है। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आवेदन पत्र। जबकि सरकारी पत्र है अनुस्मारक, अधिसूचना और परिपत्र। अनुस्मारक, अधिसूचना और परिपत्र क्या है? सरकारी पत्र है। प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है तो वाणिज्यिक प्रयुक्ति। प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण वैज्ञानिक भाषा प्रयुक्ति, कार्यालयी प्रयुक्ति और खेतीबाड़ी प्रयुक्ति। प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण है वैज्ञानिक भाषा प्रयुक्ति, कार्यालयी प्रयुक्ति और खेतीबाड़ी प्रयुक्ति। जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालयीन पत्र में। आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालयीन पत्र में। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य होते हैं, उनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रार्थना। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रार्थना। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के। आधुनिक दृश्य माध्यम के। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? चरमोत्कर्ष। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? चरमोत्कर्ष। एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? आधिकारिक पत्र। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? आधिकारिक पत्र। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना।
उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? कठिन। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? कठिन। जबकि होनी चाहिए सरल, स्पष्ट और विशेष। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? कठिन। किसी भी रचना का एक भाग होता है अनुच्छेद। किसी भी रचना का एक भाग होता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद होता है किसी भी रचना का एक भाग। अनुच्छेद किसी भी रचना का एक भाग होता है। किसमें लेखक या कवि अपने विचार कल्पना से सूत्र वाक्य को पोषित करता है? पल्लवन। पल्लवन में लेखन या कवि अपने विचार कल्पना से सूत्र वाक्य को प्रेषित करता है। भाव पल्लवन में मूल्य वाक्य में आए विचार सूत्रों को विस्तार से समझाया जाता है। भाव पल्लवन में मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को विस्तार से समझाया जाता है। निम्न में से किसे लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? संक्षेपण। निम्न में से किसे लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? संक्षेपण। निम्न में से कौन सी उक्ति का पल्लवन किया जा सकता है? गागर में सागर। निम्न में से कौन सी उक्ति का पल्लवन किया जा सकता है? गागर में सागर। भावार्थ और पल्लवन में क्या अंतर है? भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है। भावार्थ और पल्लवन में क्या अंतर है? भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है। पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रसिद्ध वाक्य, सूक्ति और लोकोक्ति का। उपयुक्त सभी। पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रसिद्ध वाक्य, सूक्ति और लोकोक्ति। उपयुक्त सभी। पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? छोटे वाक्य। पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? छोटे वाक्य। पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? छोटे वाक्य। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसमें अवधारणा प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण और प्रारूप प्रतिवेदन था। और हम लोगों ने कंप्लीट किया है पाश्चात्य सिद्धांत, जिसमें प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इलियट के भी सिद्धांत थे। तो इन दोनों का हम लोगों ने एमसीक्यू फास्ट रिवीजन किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।